तो आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। दोपहर 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर पहले से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ इस बिल के विपक्ष में है तो कुछ इस बिल के पक्ष में भी है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया है। राजभर ने संशोधन बिल का समर्थन किया है और कहा कि इस बिल से घबराने की जरूरत नहीं है। आम मुसलमान को लाभ पहुंचाने वाला ये बिल है। इसको लेकर राजनीति तेज हो रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे जो बड़े दल हैं लोकसभा में, उन्होंने विशेष रणनीति तैयार की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, आपके विभाग में वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वक्फ के मामले हैं, वो भी आते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज लोकसभा में बिल पेश होने जा रहा है। विपक्ष ने मजबूत रणनीति बनाई है। वक्फ संशोधन बिल क्या मुसलमानों के अधिकारों को छीनने वाला बिल है, या जो सरकार का दावा है कि सामान्य मुसलमानों को इससे लाभ होगा, इसमें कुछ ऐसा है? देखिए, विपक्ष गुमराह कर रहा है। जो संशोधन हो रहा है हम आपको दिखा दें, बता दें। देखिए, जो पुराना कानून है, एक बार ऐसे कहना। ये पुराने और नए दोनों कानून हैं। उसको मैं पढ़ देता हूँ। जैसे पुराना कानून है, सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल हो में ही अपील कर सकता है। ये पुराना कानून है। इसमें संशोधन क्या हो रहा है? नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर सकेगा। कौन सी बुरी बात है? ये विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है। दूसरा है, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। सरकार कर रही वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती अपील की जा सकती है। कौन सी बुरी बात है? तीसरा है, किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। तीसरा, नया बिल क्या कह रहा है? जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो वह वक्फी संपत्ति नहीं होगी। कौन सी बुरी बात है? वक्फ बोर्ड में, पुराना कानून है, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। सरकार कह रही है कि जो आधी आबादी महिलाओं की है तो 2 महिलाओं, सरकार कह रही है वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्य, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। कौन सी बुरी बात है? तो जब आप बता रहे हैं कि इतना अच्छा बिल है, जो पॉइंटर आप बता रहे हैं, जो ये पॉइंटर आप दिखा रहे हैं लगातार, तो इससे फिर ऐतराज क्यों है विपक्ष को? वोट के लिए खाली वोट के लिए ये सब अपना गुमराह कर रहे हैं समाज को। और मैं बता दूं कि मुसलमानों में भी वो मुसलमान इसका विरोध कर रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके धन अर्जित करता है, लूटता है। मुसलमान गरीब जो है, महिलाएं, उनके हक को जो लूटने वाले मुसलमान हैं, वही लोग वक्फ बोर्ड संपत्ति नियमावली का विरोध कर रहे हैं, बिल का। और आम आदमी नहीं विरोध कर रहा है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, खासतौर पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इसको लेकर जो रुख इख्तियार किया है, लोग कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से चला तो CA/NRC की तरह लोग सड़कों पर आ जाएंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। देख लीजिएगा ना, कानून का राज है। बैठ के कोई डिबेट कर ले, किसी नेता में दम हो तो बैठ के डिबेट कर ले। खाली आड़ में बोलना अलग बात है। आप महिलाओं को हिस्सा नहीं देंगे, ये चुनौती दें। हम तो चुनौती देता हूं आपके माध्यम से, ये बोल दें कि महिलाओं को हिस्सा हम नहीं देंगे, हम गरीब मुसलमानों को हिस्सा नहीं लेने देंगे वक्फ बोर्ड की संपत्ति का, ये बता दें। है हिम्मत बोलने की? तो क्या जो अभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जैसा आप कह रहे हैं कि उन मुसलमानों के पास है जो बहुत मजबूत है, तो क्या इन संपत्तियों को गरीब मुसलमानों में भी वितरित किया जाएगा कि इनमें उनको अधिकार दिया जाएगा? भाई, जो 2 महिलाएं होंगी कमेटी में, 2 अन्य धर्मों के लोग होंगे, सिख, ईसाई, जैन, तो 4 लोग हो गए ना। ये चारों अपने अधिकार की बात वहां करेंगे ना। ये अधिकार से बाहर थे, तो अब ये वहां शामिल हो रहे हैं, तो वो वहां की नहीं भाई। ये इसमें एक आपत्ति तो ये है कि जैसे ट्रिब्यूनल जो इनकी कोर्ट थी, उसका ही फैसला सही माना जाता था, अब आपने उसके फैसले की भी चुनौती देने की व्यवस्था इसमें लागू कर दी। चुनौती नहीं दे रहे हैं। देश संविधान से चल रहा है, संविधान से चल रहा है ना।
संविधान में संशोधन होते रहते हैं ना, तो संशोधन हो रहा है कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल में अगर आखिरी उनका है, अगर कोई आगे अपील करने की इच्छा रखता हो, तो क्या ट्रिब्यूनल में दुरुपयोग किया जाता था शक्तियों का? बिल्कुल दुरुपयोग होता था। जो फैसला दे दिए वही मान्य है, उस फैसले के खिलाफ आगे जाने का अधिकार नहीं। तो सरकार तो करे कि अगर जो लोगों को वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला नहीं मंजूर है वो हाई कोर्ट जा सकते क्या हैं। लग रहा है कि ये आप लोग पास करा लेंगे? लोकसभा में तो बहुमत है, राज्यसभा में कई बिल फंस गए हैं सरकार के, और आपके कई सहयोगी हैं जो बताया जा रहा है कि जैसे बिहार में चुनाव है तो नीतीश कुमार और इन सबको मुस्लिम वोटों का डर सता रहा है। जयंत चौधरी हैं, क्या वो खुलकर साथ आएंगे? क्या लग रहा है कि सब कुछ सहमति बन गई है? ऐसा है ना, देखिए जैसे हम लोग सट करके सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग हट करके सेवा करते हैं तो उस पाले में भी हैं क्या? और जिनकी चर्चा कर रहे हैं, सदन में न रहना भी एक समर्थन होता है। सदन में जितने मतदाता रहेंगे वही ना वोट डालेंगे। जो बाहर नहीं रहेगा तो वो कैसे वोट डालेगा? तो उसका भी समर्थन है ना। कॉन्फिडेंस एकदम लग रहा है कि पास हो जाएगा। 100% पास होगा। कुछ रणनीति बनाए हैं बिल पास होने के बाद मुसलमानों के बीच में इसके फायदे गिनाएंगे? बिल्कुल बताएंगे, हम तो बता ही रहे हैं, बताते रहेंगे। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग अगर मुसलमानों की हितैषी हैं तो एक बार अखिलेश जी, कांग्रेस, राहुल जी, ये लोग मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री 27 में बनाने की घोषणा कर दे। अगर ये हितैषी हैं तब, अगर दुश्मन हैं तो ये नहीं बोल सकते। अगर हितैषी हैं, मुसलमानों के रहनुमा हैं, तो 18% वोट मुसलमानों का है। ये लोग सभी लोग घोषणा करें कि मुसलमान को 27 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। जाहिर है कि आज दोपहर में लोकसभा में ये बिल पेश होगा, वक्फ संशोधन बिल। इसको लेकर यूपी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कई सारी जो विषय वस्तु थी उस पर स्थिति साफ की, और उन्होंने बताया कि इस बिल में कई सारे अहम बदलाव किए गए हैं जो दूरगामी परिणाम देने वाले होंगे। वहीं विपक्ष के प्रोटेस्ट और विपक्ष की रणनीति पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि ये महज वोट बैंक की राजनीति है। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं अभिषेक शर्मा, लखनऊ। लोकसभा में और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे में मध्य प्रदेश के ग्राम संदलपुर के 11 लोग शामिल हैं, जिनमें से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है। ये परिवार कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण मध्य प्रदेश से गुजरात गया था और पटाखे बनाकर रोजी रोटी कमाने में जुटा था, लेकिन इस हादसे से उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक आशीष शर्मा और भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित गुर्जर मृतक परिवार से मिलने पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गुजरात सरकार से चर्चा की, जिसके बाद मृतकों के शव संदलपुर लाए जा रहे हैं। मृतकों के परिवार को गुजरात सरकार से 4 लाख और मध्य प्रदेश सरकार से 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने 50,000 रुपए की मदद प्रदान की है। सर आए थे हाट पिपले ले जाने के लिए, तो हाट पिपले में 4 दिन फटाखा बनाए। अच्छा। अमावस वाला दिन गुजरात ले गए। कौन ले गया गुजरात? कोई है ठेकेदार। अच्छा। इसका नंबर भी है, सब कुछ है। क्या नाम है उसका? नाम तो मालूम नहीं है, नंबर है। तो ये ले गए था गुजरात। अच्छा। तो अमावस के दिन गए। क्या घटना हुई वहाँ पर? फैक्ट्री फूट गई 11 बजे। कौन ने दी आपको जानकारी इसकी? नहीं, इधर से जो फोन आया, हाँ। पुलिस वाले के इनके, जब जाकर हमको मालूम पड़ी। कितने लोग हैं आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से 12 लोग हैं। अच्छा। स्थिति बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे भी उसमें अपने प्राण गंवाए हैं। इतने छोटे बच्चों को वहाँ काम पर रखना, किस माध्यम से वो वहाँ पर रोजगार के लिए गए थे, पहले जिस पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ के किस कनेक्शन से वो उस पटाखा फैक्ट्री में गए, ये सब जांच का विषय है। लेकिन ये घटना वाकई में बहुत दुखदायी है। एक परिवार तो पूरी तरह समाप्त हो चुका है, उसके परिवार में कोई सदस्य भी नहीं बचा और कुल 9 लोगों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है। गुजरात सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की राशि, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए की सहायता और अंतिम संस्कार के लिए भी व्यवस्था प्रशासन ने की है।